हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं तोनपुरा एकेडमी। आज हम 10 क्लास के ऑब्जेक्टिव का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जो ऑब्जेक्टिव है ये 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है और इसे समझिए कि पक्का फिक्स है कि ये क्वेश्चन इसमें से रहने वाला है। इसमें से क्वेश्चन लगभग का आपका 40 या 30 50 भी हो सकता है। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है क्वेश्चन को, वैसा क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। देखिए वहां पर लिखा भी गया है। देखिए इसमें क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन ये है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है इस्पात, 2 है पीतल, 3 है नर्म लोहा और 4 है कोई नहीं। मैंने ए में इस्पात दिया है, बी में पीतल दिया है, सी में नर्म लोहा दिया है और डी में कोई नहीं। यानी इसका आंसर होगा क्या, नर्म लोहा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक ए उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, बी में है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, सी में है उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव और डी में है दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव। तो इसका ऑप्शन जो है बी होगा, जो पहले से टिक लगाए हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। जो ये वही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को रिपीट हो गया है। ठीक है, तो ए में ऑप्शन नंबर ए में इस्पात, ऑप्शन नंबर बी में पीतल, ऑप्शन नंबर सी में नर्म लोहा, ऑप्शन नंबर डी में कोई नहीं। यानी इसका होगा सी ऑप्शन। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए फ्राइडे, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी बोर और ऑप्शन डी ऑस्टेड। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ऑस्टेड हो जाएगा। ठीक है। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन है कि हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए किसी भी दिशा में, बी पूर्व पश्चिम दिशा में, सी उत्तर दक्षिण दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एक विद्युत चुंबक धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई ए में विक्षेपित होगी, बी में धारावाही तार विक्षेपित होगी, सी में विक्षेपित नहीं होगी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबक क्षेत्र पैदा होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विपरीत प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी समान प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी किसी भी प्रकार के नहीं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी समान प्रकार के। ठीक है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन प्रकाश का परिकीर्णन से है। ठीक है, प्रकाश का परिकीर्णन से है कि जब सूर्य का प्रकाश, क्वेश्चन नंबर 1 उसमें है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरती है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्णन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी नारंगी, ऑप्शन नंबर सी हरा और ऑप्शन नंबर डी नीला। ये नीला रंग होता है, जो क्या होता है कि प्रकाश के वायुमंडल से होकर गुजरता है, जो सूक्ष्म कण के रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्णन करते हैं। ठीक है, नीला होता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा 2018 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकीर्णन करता है। तो वो कौन परिकीर्णित होता है सबसे ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी पीला, ऑप्शन नंबर डी नारंगी। यानी इसमें हो जाएगा ऑप्शन क्या, नीला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए काला, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी लाल, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। यानी इसका हो जाता है काला। ठीक है, जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसे जो आकाश का रंग दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव
प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव जो है कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के विक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका जो ऑप्शन ये जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। ये 2019 और 2021 में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो है हाईलाइट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आएगा किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? लाल, नीला, ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी पीला, ऑप्शन नंबर डी बैगनी। तो इसका होता है लाल, ठीक है। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? कुछ जो बादल होते हैं उसका रंग उजला क्यों होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश के परावर्तन होता है, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अवशोषण के कारण, अपवर्तन के कारण। तो इसका हो जाता है प्रकीर्णन के कारण। उस आकाश का जो कुछ बादलों का रंग जो होता है उजला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। जो चंद्रमा पर आदमी जो खड़े होते हैं, अंतरिक्ष यात्री जो खड़े होते हैं चंद्रमा पर, तो उनको आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है, कैसा दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी काला, ऑप्शन नंबर डी उजला। तो उसका होता है क्या? ऑप्शन नंबर सी यानी काला दिखाई देता है, ठीक है। अब ये अगला है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बल का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन होता है। बल निर्भर करता है, बल का एसआई मात्रक जो न्यूटन होता है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए न्यूटन है, ऑप्शन नंबर 2 में न्यूटन पर सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर सी है जो न्यूटन मीटर होता है, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूटन होगा, ठीक है। बल निर्भर करता है, बल किस पर निर्भर करता है? तो ए वस्तु के परिमाण पर, या बी में दिया है उसकी दिशा पर, सी में दिया उसके परिमाण तथा दिशा पर, और डी में दिया है ना ही उसकी दिशा पर और ना ही उसके परिणाम पर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, उसके परिमाण तथा दिशा पर, दोनों पर निर्भर करता है बल, ठीक है। यदि किसी वस्तु के, क्वेश्चन में 4 जो है, देखो सॉरी 3 है, क्वेश्चन में 3 है कि यदि किसी वस्तु के त्वरण को दुगनी कर दिया जाए तो बल का मान होगा, ठीक है। ए में आधा, बी में दुगुना, सी में चौगुना और डी में 3 गुना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से, 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक होगा? ए में एक पेन का, बी में एक कलम का, सॉरी ए में एक पिन का है और बी में है एक कलम का, और सी में है एक किताब का, और डी में है एक स्कूल बैग का। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कूल बैग, यानी डी हो जाएगा, ठीक है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो जेट इंजन होता है, जो जेट इंजन होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान संरक्षण पर, बी में हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण पर, सी में हो जाएगा रैखिक संवेग संरक्षण पर, डी में कोणीय संवेग संरक्षण पर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी संरेख संवेग संरक्षण पर, रैखिक संवेग संरक्षण पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहते हैं न्यूटन के, मानी न्यूटन के किस नियम को क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रथम नियम को, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय नियम को, ऑप्शन नंबर 3 तृतीय नियम को, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी को। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीय नियम को, बल के तृतीय नियम को हम क्या कहते हैं? क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहते हैं, ठीक है। संवेग का ऐसा ही मात्रक है, जो संवेग का ऐसा ही मात्रक होता है क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए 7 नंबर क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि संवेग का ऐसा ही मात्रक है, तो उसका ऑप्शन नंबर ए दिया है मीटर पर सेकंड, ए में, बी में दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी में दिया है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डी में दिया है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसका डी हो जाएगा, ठीक है। संवेग बराबर है तो ए में भार का, बी में मात्रा का, सी में वेग का, डी में द्रव्यमान गुने वेग का। तो इसका हो जाएगा द्रव्यमान गुने वेग का, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जड़त्व का गुण होता है, जड़त्व का जो गुण है होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक वस्तु में, ऑप्शन नंबर बी केवल गतिशील वस्तु में, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी किसी एक वस्तु में, ऑप्शन नंबर डी किसी भी वस्तु में नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए प्रत्येक वस्तु में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि न्यूटन सेकेंड मात्रक है, किसका मात्रक है? तो ए ऊर्जा का, बी शक्ति का, सी बल का, और डी संवेग का। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी संवेग का। 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन होता है जो किसके बराबर होता है? तो नंबर क्वेश्चन सॉरी ए में दिया है 1 kg पर मीटर क्यूब, फिर बी में दिया है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सी में दिया है 1 ग्राम पर सेकंड, और डी में दिया है 1 किलोग्राम
मीटर पर सेकंड डी में दिया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 1 केजी मैंने 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, 12 क्वेश्चन नंबर 12 है। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसको देखिए कि 12 में दिया है कि क्रिया प्रतिक्रिया बल कार्य करता है ए में समान पिंड पर, बी में विभिन्न पिंड पर, सी में विभिन्न रेखा में और डी में समान दिशा में, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा विभिन्न पिंड पर। ठीक है, उसके बाद है क्या कि 13 नंबर क्वेश्चन है कि किसी गतिशील पिंड का संवेग होता है, किसी गतिशील पिंड का संवेग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए एम ए, ऑप्शन नंबर बी एम टी, ऑप्शन नंबर सी एम वी, ऑप्शन नंबर डी एम गुने एफ। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी एम भी हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग हो जाता है, यानी किसी गतिशील पिंड को आधा करेंगे तो उसका संवेग हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आधा, ऑप्शन नंबर बी दुगुना, ऑप्शन नंबर सी चौगुना, ऑप्शन नंबर डी चौथाई, तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए यानी आधा। फिर 15वां क्वेश्चन रहेगा तैरना गति के किस नियम के कारण संभव है। ऑप्शन नंबर ए प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर दो द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर सॉरी डी द्वितीय नियम है, ऑप्शन नंबर सी है तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी, तो इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा तृतीय नियम। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। अब आते हैं फिर दूसरा, एक दूसरा है क्या कि दूसरा है क्वेश्चन नंबर 1 की हजामत या दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। ठीक है, 2011, 2015, 2016, 2021, 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए असमतल, ऑप्शन नंबर बी उत्तल, ऑप्शन नंबर सी अवतल, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा सही आंसर अवतल दर्पण, सी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ठीक है, क्या संबंध है, तो ए बराबर आर बराबर 2f, बी बराबर 2, सी एफ बराबर आर बाई 2, डी आर बराबर एफ बाई 2, एफ बटा 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, एफ बराबर आर बाई 2 होता है, एफ बराबर आर बाई 2, ये सही है, इसका ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो इसका ऑप्शन ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण अवतल लेंस, डी उत्तल लेंस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, 4 में क्वेश्चन नंबर 4 है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, कुछ क्वेश्चन नंबर 4 है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, ए में अवतल उत्तल, ए में उत्तल, बी में अवतल, सी में समतल, डी में कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अवतल, बी यानी अवतल हो जाएगा सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर सी आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर डी दिया है आभासी और उल्टा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर है 6 कि गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मुख्य फोकस, ऑप्शन नंबर बी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन नंबर जो सी है प्रधान अक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है गोलीय दर्पण का द्वारक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक यानी ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा बी दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा बी अवतल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर
हो जाएगा प्लस में 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी माइनस में 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी प्लस में 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी माइनस 16 सेंटीमीटर। तो पता ही है कि इसका आधा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी प्लस में 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसका 10वां क्वेश्चन है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की बीम दूरी दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऋणात्मक होता है। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी था उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 12वां क्वेश्चन है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों तक का पक्ष दृश्य यानी साइड मिरर के रूप में, पक्ष दृश्य में साइड मिरर के रूप में दर्पणों के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उत्तल दर्पण। ठीक है, उसके बाद है कि दर्पण सूत्र। 13वां क्वेश्चन कि दर्पण सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो दर्पण सूत्र ए में ऑप्शन दिया है कि 1/v यानी 1/v दिया है, प्लस में 1/u बराबर में दिया है इक्वल टू 1/f। ठीक है, ए में दिया है, बी में दिया है 1/f माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिया है कि 1/f प्लस 1/u बराबर इक्वल टू 1/v। डी में दिया है 1/f प्लस 1/v इक्वल टू 1/u। इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसका सही दर्पण सूत्र यही होगा। ठीक है, ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 2020 में पूछा है, 2021 में पूछा है, 2023 में पूछा है, 2025 में भी पूछा है ये क्वेश्चन। तो इसलिए आप लोग दर्पण सूत्र याद करते हैं तो एक तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, उसके बाद अगर न्यूमेरिकल देता है तो न्यूमेरिकल भी आसानी से बन जाएगा। न्यूमेरिकल देता भी है, बहुत ज्यादा देता है कि न्यूमेरिकल दे देगा बनाने के लिए, जिसमें बीच की दूरी वस्तु की दूरी पूछेगा, उत्तल दर्पण होगा तो क्या होगा, अवतल दर्पण होगा तो क्या होगा। तो बीच ये क्या करता है कि दूरी उन लोग का प्रतिबिंब की दूरी या किसी की वस्तु की दूरी पूछने लगता है। ठीक है, तो दर्पण सूत्र याद करने से फायदा ये है कि एक तो एक ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा, दूसरा की क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसी में का क्वेश्चन है 8 नंबर है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तब परावर्तित किरण पुंज होगा। ठीक है, तो ए में अपसारी किरण पुंज, ए में अपसारी है, बी में अभिसारी है, सी में समांतर है, डी में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी हो जाएगा सही आंसर, अभिसारी होता है। 9 में क्वेश्चन दिया है, प्रकाश की ओर प्रोह की गति है, प्रकाश की ओर प्रोह की गति है। ठीक है, तो ए में गुरुत्वानुवर्तन, बी में है जलानुवर्तन, सी में है रसायनुवर्तन और डी में है प्रकाश अनुवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी प्रकाश अनुवर्तन होगा। 10वां क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। ए में हो जाएगा 1, बी में है -1, सी में है 0 और डी में कोई नहीं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर ए यानी 1 होगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन कि एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण मान होगा, परावर्तन कोण का मान होगा। ठीक है, तो ए में 135 डिग्री, बी में 90 डिग्री, सी में 45 डिग्री और डी में 0 डिग्री। तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी यानी 0 डिग्री होगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, किरणों के समूह को कहते हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो ए में प्रकाश पुंज, बी में किरण पुंज, सी में ए और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी, क्योंकि प्रकाशों के समूह को प्रकाश पुंज या किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज या किरण पुंज दोनों एक ही होता है, तो ए और ये बी दोनों सही है। नहीं यहाँ पर दिया है कि ए और बी दोनों सही है, दोनों, तो यानी इसको हम मारेंगे कि ए और बी दोनों होगा। ठीक है, ये सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 13वां क्वेश्चन दिया, प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की जो किरण है कैसे गमन करती है। तो ए नंबर ऑप्शन है किसी भी दिशा में, बी में है तिरछी रेखा में, सी में है सीधी रेखा में और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी हो जाएगा आंसर सही, यानी सीधी रेखा में प्रकाश की किरण गमन करती है। 14वां नंबर क्वेश्चन है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, मतलब वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो ए में कम होता है, बी में ज्यादा होता है, सी में समान और डी में कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा कम होता है। ठीक है, इसका सही आंसर ए यानी कम होता है।
उसके बाद क्वेश्चन है 15 नंबर कि तेल लगा कागज होता है, तेल लगा जो कागज होता है, ठीक है। तो ए में है अपारदर्शक, बी में है पारदर्शक, सी में है पारभासी और डी में कोई नहीं। तो इसका पारभासी होता है, ठीक है, पारभासी होता है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज निम्न में से कौन से हैं? सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज निम्न से कौन सी है? तो ए में अभिसरित प्रकाश पुंज, बी में समांतर प्रकाश पुंज, डी में अपसरित प्रकाश पुंज और डी में इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी समांतर प्रकाश पुंज होता है, ठीक है। ये सब सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, हाईलाइट क्वेश्चन है। तो आप लोग काम करिए कि इसको लिख लीजिए, पेज पर लिख सकते हैं भी है, वीडियो को पॉज करके पेन पर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव और विभवांतर से लिया गया है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। हाँ, एक और बात इसमें दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आप लोग एसआई मात्रक याद कर लेते हैं, जितना भी 10 क्लास में है, 10 क्लास के बुक में जो दिया है सबका एसआई मात्रक अगर याद कर लेते हैं तो समझिए कि उससे आपका 5 या 10 नंबर क्लियर है। समझिए कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है एसआई मात्रक, तो आप काम करके एक ही कॉपी में या एक जगह पर काम करिए कि उसको एसआई मात्रक उसका लिख लीजिए लोग, बहुत काम देगा। नहीं तो अगर आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ये 2015, 2016, 2020 में पूछा गया है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, या निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए है जूल, ऑप्शन नंबर बी है वाट, ऑप्शन नंबर सी है एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी है वोल्ट। इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर डी यानी वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1 वोल्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है 1 जूल पर सेकंड, बी में है 1 जूल प्रति कूलम, बी सी में है 1 जूल प्रति एम्पियर और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 जूल पर कूलम होता है, प्रति कूलम होता है, 1 जूल प्रति कूलम होता है, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि हम अगला वीडियो लेकर आए केवल एसआई मात्रक वाला, तो आप कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करिए, कमेंट हम पढ़ेंगे, देखेंगे आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो उसको भी, उसके लिए हम लिखेंगे, मेहनत करेंगे उसके लिए, ठीक है। लिखना पड़ता है, लिखने के बाद ये जेरॉक्स निकलवाए हैं, लिखवाने के बाद तो ये लोग लड़का लोग का टेस्ट ले रहे थे तो उसमें से निकलवाए हैं ये, ठीक है। तो आप लोग अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट करिए, उसके बाद हम अगला वीडियो लेकर आएंगे, केवल एसआई मात्रक वाला लेकर आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 3 नंबर क्वेश्चन की विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। ए में आमीटर, बी में वोल्ट मीटर, सी में गैल्वेनोमीटर, डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 भी यानी 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक है, ठीक है, उस वोल्ट का अल्प मापांक क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 0.5 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है 0.5 वोल्ट 0.05 वोल्ट और ऑप्शन सी है 0.005 वोल्ट और डी है 0.0005 वोल्ट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी में, यानी 0.05 वोल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ए में श्रेणी क्रम में, बी में समांतर क्रम में, डी में, सी में ए और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, समांतर क्रम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट, बी है जूल बराबर कूलम भागा वोल्ट, सी है जूल बराबर वोल्ट गुने एम्पियर और डी है जूल बराबर वोल्ट भागा कूलम होता है। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट होता है, गुना वोल्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, ठीक है। तब ऑप्शन नंबर ए है 2 जूल, ऑप्शन नंबर बी है 6 जूल, ऑप्शन नंबर सी है जो 12 जूल है, ऑप्शन नंबर डी 24 जूल है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 24 जूल, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है कि वोल्ट बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए कूलम प्रति जूल, ऑप्शन नंबर बी है जूल प्रति कूलम, ऑप्शन नंबर सी है जूल प्रति एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी है एम्पियर प्रति जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूल प्रति कूलम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की सेल का विद्युत वाहक बल है।
ऑप्शन नंबर ए है सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, बी है विभवांतर, सी है सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इसका हो जाएगा सही आंसर 3 हो जाएगा, 3 यानी सी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 3 होते हैं। जैसे O3 लिखते हैं, ओजोन का जो फॉर्मूला आता है O3 लिखते हैं, यही जो है का है परमाणु है हम लोग का, ये 3। हरे पौधे कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, ऑप्शन नंबर बी अपघटक, ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर डी आहार श्रृंखला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पादक कहलाता है। हरे पौधे कहलाते हैं तो उत्पादक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए में हरे पौधे, बी में नीलहरित शैवाल, सी में जंगली जानवर और डी में फूल और पत्ते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जंगली जानवर। ठीक है, उसके बाद ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में या एक्सास्फीयर में, सी में हो जाएगा आयनोस्फीयर में और डी में हो जाएगा ट्रोपोस्फीयर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी इसका सही आंसर ए होगा, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो ए में घास, गेहूं तथा आम, बी में है घास, बकरी तथा मानव, सी में हो जाएगा बकरी, गाय तथा हाथी, डी में हो जाएगा घास, मछली तथा बकरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी घास, बकरी तथा मानव होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। या एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो एक दिशीय, द्विदिशीय, ए में दिया एक दिवसीय, बी में दिया है द्विदिशीय, 3 में दिया है बहुदिशीय, डी में दिया है किसी दिशा में नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक दिशीय होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया है जो 7, ओजोन परत पाया जाता है। किसमें पाया जाता है ओजोन परत। वायुमंडल के, ए में वायुमंडल के निचले सतह में, बी में दिया वायुमंडल के ऊपरी सतह में, सी में दिया वायुमंडल के मध्य सतह में, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 में, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ए में ग्रह, बी में चंद्रमा, सी में सूर्य और डी में कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सूर्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। ए में वायु, बी में सूर्य प्रकाश, सी में वर्षा जल, डी में मिट्टी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य प्रकाश हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं। ठीक है, ए में उत्पादक, बी में शाकभक्षी, सी में मांसभक्षी और डी में सर्वभक्षी। ठीक है, इसका सही आंसर उत्पादक हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है। ठीक है, ऑप्शन में है शाकाहारी, ऑप्शन बी में मांसाहारी, ऑप्शन सी में अपघटक, ऑप्शन में डी में है उत्पादक। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मांसाहारी रहता है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ए में कृत्रिम, बी में प्राकृतिक, सी में अजैविक और डी में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृत्रिम है। ठीक है, तालाब जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। 13वां क्वेश्चन के बाघ उपभोक्ता है। बाघ कौन सा उपभोक्ता है। तो क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रथम पोषीय स्तर का, बी में दिया है द्वितीय पोषीय स्तर का, सी में दिया है तृतीय पोषीय स्तर का, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तृतीय पोषीय स्तर का। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि अपघटक का उदाहरण है। ए में गाय, बी में कवक, सी में बाघ, डी में घास। इसका सही आंसर हो जाएगा कवक। 15 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, तो ए में वायुमंडल, बी में जलमंडल, सी में स्थलमंडल, डी में इनमें से सभी। डी हो जाएगा सभी, इनमें से सभी है जो का पर्यावरण का हिस्सा है, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर पर होते हैं। कितने पोषी स्तर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए में 1, ऑप्शन नंबर बी में 2, ऑप्शन नंबर सी में 3, ऑप्शन नंबर डी में 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन में ए पार्क, ऑप्शन में बी जल जीवशाला, सी में फुलवारी और डी में इनमें से सभी। 3 में से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ घरेलू घरेलू विद्युत परिपथ। ठीक है, फिर बोल रहा है कोई इसमें क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ठीक है, तो ए में कम हो जाता है, बी में स्थिर रहता है, सी में बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी में निरंतर परिवर्तित होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। फिर उसके बाद है क्या 2 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कौन सा आपूर्ति की जाती है। तो ए में दिया है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, बी में 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, सी में 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है, डी में 12 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। तो सही आंसर हो जाएगा सी 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। ए में फ्यूज तार, बी में शॉर्ट सर्किट, सी में उच्च धारा प्रवाह और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है या घरेलू विद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो इस ऑप्शन नंबर ए में दिया है 50 हर्ज, ऑप्शन नंबर बी दिया है 60 हर्ज, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 70 हर्ज, ऑप्शन नंबर डी में दिया 80 हर्ज। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 50 हर्ज। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है अतिभारण के समय। ए में बहुत कम हो जाता है, बी में बहुत अधिक बढ़ जाता है, सी में परिवर्तित नहीं होता है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्विच लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए ठंडे तार में, गर्म तार में, भू योजित तार में, डी में इनमें से सभी। तो बी हो जाएगा इसका सही आंसर गर्म तार में, बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लघु पथन के समय परिपथ का तार प्रतिपथ का प्रतिरोध ठीक है होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जब परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी है बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी बहुत कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। ए में काला, बी में हरा, सी में काला और डी में पीला। इनका सही आंसर हो जाएगा काला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है पर ओम। ऑप्शन नंबर ए में पर ओम, ऑप्शन नंबर बी में ओम मीटर, ऑप्शन नंबर सी है ओम बटा एम यानी ओम बटा मीटर, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ओम मीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक है होता है या प्रतिरोध कैसे मात्रक है। ऐसा करके तो ऑप्शन नंबर ए है जूल, ऑप्शन नंबर बी में एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी में वाट, ऑप्शन नंबर डी में ओम। इसका सही आंसर हो जाएगा ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध होता है। ए में बढ़ जाता है, बी में घटता है और सी में बढ़ता घटता नहीं है, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ए में चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, सी में चालक के समान ताप पर, डी में चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चालक में प्रवाहित धारा विद्युत धारा पर हो जाएगा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर हो जाएगा। ये देखिए सब ये क्वेश्चन सब पूछा गया है। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है ये क्वेश्चन सारा का सारा पूछा गया है, कब कब पूछा है सारा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी चालक का प्रतिरोध किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ठीक है, ए में चालक की लंबाई पर, बी में चालक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, सी में चालक पदार्थ की प्रकृति पर, डी में इनमें से सभी पर। इसका इनमें से सभी हो जाएगा, सभी पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। ठीक है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। तो पर ओम, ए में पर ओम, ए में पर ओम दिया है, बी में दिया है ओम मीटर, सी में दिया है ओम बटा एम और डी में दिया है कोई नहीं। तो इसमें इसका सही आंसर ओम मीटर होता है। ठीक है, पहले ही बता चुके हैं, क्वेश्चन दिया था। साथ में क्वेश्चन नंबर 7 है विद्युत का अच्छा चालक है। ए में लकड़ी, बी में प्लास्टिक, सी में कार्बन, डी में चांदी। तो इसका चांदी होता है जो विद्युत का अच्छा चालक होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगला क्वेश्चन है आम मीटर का प्रतिरोध होता है, आम मीटर का प्रतिरोध होता है ए में छोटा, बी में बड़ा, सी में छोटा बड़ा बहुत छोटा और डी में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर के प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए किस प्रतिरोध को जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन
ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर जो दिया है, अब इसका हम बोलेंगे प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में है पार्श्व क्रम में, ऑप्शन नंबर बी है समांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों में जोड़ा जाता है, जोड़ना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? ए में सोना से, बी में सिलिकॉन से, जी सी में जस्ता से, डी में प्लेटिनम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सिलिकॉन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। ए में प्रत्यावस्थता, बी में चुंबकत्व, सी में ऊष्मीय प्रभाव और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन बच चुका है। अब देखिए ये क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ए में लकड़ी, बी में गोबर गैस, सी में ए में लकड़ी, बी में गोबर गैस, सी में कोयला, डी में नाभिकीय ऊर्जा। तो ये नाभिकीय ऊर्जा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ए में 15 किलोमीटर पर घंटा, बी में 150 किलोमीटर पर घंटा, सी में 1.5 किलोमीटर पर घंटा, डी में 1500 यानी 1500 किलोमीटर पर घंटा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 15 किलोमीटर पर घंटा होगा। ठीक है, उस क्वेश्चन में 3 दिया है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। ए में नाभिकीय संलयन, बी में चंद्रमा, सी में सूर्य, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ए में पेट्रोलियम, बी में बायोगैस, सी में नाभिकीय ऊर्जा, डी में कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ए में तापीय ऊर्जा, बी में नाभिकीय ऊर्जा, सी में सौर ऊर्जा, डी में स्थितिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ए में कोयला, बी में सौर ऊर्जा, सी में पवन ऊर्जा, डी में बायोगैस। इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं? ए में धूप वाले दिन में, बी में बादलों वाले दिन में, सी में पवन वाले दिन में और डी में गर्म दिन में। तो इसका सही हो जाएगा बादलों वाले दिन में नहीं करते हैं। डीजल का उपयोग होता है ए में भारी वाहनों में, बी में रेल इंजनों में, सी में विद्युत उत्पादन में, डी में इनमें से सभी। तो सभी में होता है डीजल का उपयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 9 कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो ए में पेट्रोलियम, बी में कोयला, सी में ए और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो ए में बायोगैस, बी में पेट्रोलियम, सी में प्राकृतिक गैस, डी में कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायोगैस। फिर अगला क्वेश्चन है 11 में जो दहन पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है? ए में इंजन, बी में ईंधन, सी में तापक, डी में कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा ईंधन। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन करा चुके हैं पहले, ये क्वेश्चन हो चुका है। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है इसमें। ये सारा का सारा क्वेश्चन हो गया।